नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी भारतीय अभिसरण का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों हम लोग करेंगे आज प्रश्नावली 1.2 करेंगे। हम लोग इसका थ्योरी कर चुके हैं, उदाहरण में हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपने थ्योरी देखा है इससे पहले वाला वीडियो और आपने उदाहरण किया है तो आप इस वीडियो को देखिए, अन्यथा आप इससे पहले वाला वीडियो आप जाकर पहले देखिए, उसके बाद ये देखिए। और आपका यदि इस अध्याय बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका प्रॉब्लम बचा हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद इस अध्याय में जितने भी सारे प्रॉब्लम हो आपके खत्म हो जाएंगे। तो बन रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं हम लोग पहला सवाल क्या है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप सबके पास किताब होनी चाहिए सभी के पास। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने इसमें पांचों सवाल जो दिया हुआ मैंने सभी को बना के रखा है ताकि आपका समय कम खपत हो और वीडियो छोटा से छोटा हो। देखिए पहला है 140। पहली जो संख्या दी हुई है इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। हाँ, तो एलसीएम हम लोग जैसे बचपन में निकालते थे उसी प्रोसेस इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये पहला सवाल है, एक का पहला प्रश्नावली 1.2। तो 140 में 2 से भाग दिए 70, फिर 2 से भाग दिए 35, फिर 5 से भाग दिए 7। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 140 से भाग दिए। और इसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 140 का गुणनखंड ये हो गया हमारा ये अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है 156। 156 का क्या किए, 2 से भाग दिए 78, फिर 2 से भाग दिए 39, 3 से भाग दिए 13। तो इसको 156 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो ये हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी संख्याएं आती है सभी अभाज्य संख्याएं आती है, जैसे कि 2 3 13, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे और भी किसी संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे 2 पावर गुना 3 गुना 13। तो तीसरा उदाहरण जो हमारा 38 25 है। तो मैंने इसमें भाग दिया सबसे पहले 3 से। 3 से भागने का क्या नियम है, सभी अंकों को जोड़ देते हैं। 8 2 10 5 15 3 18। 18 अब इसके अंकों को भी जोड़ देंगे तो 8 1 9। तो 9 में 3 से भाग लगता है, इसलिए इस अंक में 3 से भाग लगेगा, इस संख्या में 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग लगने का नियम है सभी अंकों को जोड़ दीजिए। यदि योगफल में 3 से भाग लग रहा है तो संख्या में भाग लगेगा। योगफल 2 अंक का हो जाए तो उस अंक को भी आप जोड़ दें। तो छोटा हो गया, एक अंक में आ गया तो इसमें 3 से भाग लगेगा, कहने का मतलब संख्या में 3 से भाग लगेगा। चलिए, और 9 से भी भाग लेने का ये नियम है, अंक को जोड़ दीजिए। 9 से भी योगफल में भाग लग रहा है, इसी देखिए जोड़ने के बाद आया 18। 18 में 9 से भाग लगा, इसका मतलब इसमें 9 से भी भाग लगेगा। तो 3 और 9 का भी नियम सेम है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 3 से मैंने इसमें भाग दिया तो 12 3 36, देखिए 38 है ना। तो 3 एकाम 3, फिर 8 बचा, तो 3 दूना 6। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 2। 2 पे 2 क्या आएगा 22, इसमें 3 7 21। तो 22 में 7 गया, 22 में 21 गया, 1 1 पर 5 15, 3 5 15। क्या आप लोग को आता है कि नहीं इस तरह घटाने से? क्या इस तरह आता नहीं? आता नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और रफ में भाग देकर चेक करेंगे, है ना। प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे तो ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए 3 से मैंने भाग दिया 12 75 में, 3 चौके 12, एक तो नहीं कटेगा तो 3 चौके 12 हो गया। फिर हमारा आता है 7, तो 3 दूना 6, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, और एक जो बचा ये 5, 1 पर 5 15, 3 5 15। अब 4 से 5 से भाग देने इसमें, लास्ट में 5 से भाग देने का क्या नियम है, इकाई अंक यदि 0 5 हो तो उसमें 5 से भाग लगेगा। तो मैंने 5 से भाग दिया तो 4 में भाग नहीं लेगा तो 2 अंक लेंगे, तो 8 5 40, 42 में 40 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और 2 पे 5 25, 5 से भाग दे देंगे 5 25, तो ये हो गया 85। अब 5 से भाग देंगे 17 25 85। तो इस प्रकार हम लोग 38 25 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको पावर के रूप में लिखेंगे, 3 पे 2 पावर गुना 5 पे 2 पावर गुना 17। तो ये हमारा हुआ अभाज्य गुणनखंड। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हमारा ये हो गया। अब आता है हमारा अगला सवाल, चौथा 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट में 5 है तो 5 से भाग लगा देते हैं। 5 से मैंने भाग लगाया तो 1001 आया। अब क्या करें, अब समझ में, अब 3 से भाग नहीं लग रहा है, एक ही जोड़ते हैं 2 आ रहा है, 5 से भाग नहीं लग रहा है। तो जब ऐसा हो जाए
तो जब ये समस्या है ना, तो आप हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग देने का प्रयास कीजिए। तो अभाज्य संख्या लगातार आपको याद है, 2 3 के बाद 5 6 नहीं, 7 8 नहीं, 9 भी नहीं, 10 नहीं, 11 12 13 14 15 16 17। तो ये अभाज्य संख्या का क्रम याद रहना चाहिए लगातार। तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 एक बार चेक कर लीजिए, 7 से इसमें भाग लग जाएगा, है ना। 7 से भाग इसमें लगेगा, चूंकि आगे जाके लगा है। तो मैंने 7 से भाग नहीं दिया, 11 थे। क्यों? क्योंकि मुझे याद है 11 से भाग लगने का नियम, इसलिए मैंने पहले 11 से भाग दिया। क्या नियम है 11 से भाग? इसके अंकों को जोड़िए आप। जैसे कि इकाई एक है ना, एक अंक छोड़ के जोड़ना है। यही संख्या था ना, 11 से भाग लेने का क्या नियम है? ऐसे इकाई अंक लिए, अब दाई को छोड़ देना है, फिर इसको जोड़ना है। इसमें 4 ही अंक था, तो एक अंक ये, एक अंक ये, जोड़ के क्या हुआ ये, और फिर दाई अंक और फिर एक अंक छोड़ के जोड़ना है। ये दोनों जोड़ के क्या हुआ एक, अब दोनों में घटा देना है, तो घटाएंगे तो क्या हुआ 0। यदि ये घटाव इसका 0 या 11 का मल्टीपल आए, 0 या 11 आए, या 11 या फिर 22 आए, तो हम कहेंगे इस संख्या में 11 से भाग लगेगा। आप समझे या नहीं? हम फिर से समझाते हैं। हम अपने मन से कुछ संख्या लेंगे, जैसे कि 4 6 8 7 9। अब इसमें 11 से भाग लगेगा या नहीं, ये क्या नियम है? आप इसका ये एक अंक छोड़ के अंकों को जोड़िए, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है। तो ये क्या हो गया, 9 8 17, और 9 8 17 और 7 24, 24 हो गया। अब ये अंकों को जोड़िए, 7 6 4 6 4 10 7 17, घटा लीजिए, 14 में 7 जाए 7, एक एक 7। क्या 7 में 11 से भाग लगा? नहीं, तो इसमें 11 से पूरा कोई भाग नहीं लगेगा। समझ पा रहे? और यदि हम इसको 8 कर दें तो 11 से भाग लगेगा। क्यों? अब जोड़िए, 7 6 और 8, तो 8 8 7 15 और 6, 15 और 6 21, 15 6 क्या हो गया 21, सॉरी 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 21 नहीं, हमें घट के 0 करना है ना। यदि हमें घट के क्या आ जाए 0, तो देखिए, तो ये हो गया क्या, 9 8 17 और 17 7 24 हो गया। यहाँ पर भी 9 दे देते, 9 8 17 7, ये भी हो गया 24। 9 6 और 7 एक एक छोड़ के, तो ये भी जोड़ रहे हैं, और घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। आप इसे अपने चेक कर सकते हैं, हम यहाँ चेक नहीं करेंगे क्योंकि समय चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए 97 68 और 79 में 11 से भाग लगेंगे तो लगेगा। नियम क्या है? एक अंक छोड़ के जोड़ना है। मिटा रहे फिर से, समझिए इसको, 9 8 और 7, फिर यहाँ शुरू करें दूसरा से, ये आगे और रहता तो इसको एक बार और बढ़ाते, यदि यहाँ कुछ रहता तो इसको बढ़ाते, है ना, और आगे कुछ रहता तो इसको बढ़ाते। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। और यदि उसका आंसर 0 या 11 का मल्टीपल आए तो उसमें 11 से भाग लिया। तो मैंने ऐसा करके देखा, तो ये एक माइनस 0 आया, इसमें 11 से भाग लगा गया, इसी मैंने 11 से भाग लगा दिया। 11 से 11 99 आया और एक बचा था, तो एक बचा यहाँ, 11 99, 100 में 99 जाएगा तो एक पर एक 11, 11 का 11 आ गया। अब एक इक्यानवे छोटा हो गया, इसलिए 63 है 91। तो इसका हो गया 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। आप इससे आके लिख सकते हैं, सबसे पहले छोटा उसका बड़ा, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ध्यान रहे हमेशा, सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल कि जब भाग ना लगे तो क्या करना चाहिए। तो आप अभाज्य संख्याओं का क्रम याद रखेंगे, एक एक करके ट्राई करेंगे। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं, 17 से नहीं, तो अब की बार हम 19 चेक करेंगे, है ना। तो अभाज्य संख्याओं का क्रम याद रखना जरूरी है। जैसे कि इसमें 2 से नहीं, 4, 2 से नहीं, 3 5 7 13, है ना, 17 से लग गया, मतलब इतना ट्राई करने के बाद भी नहीं लगता है, तो ये मन में ही सब सारा चेक करना पड़ता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तब होगा ये। 2 से कैसे चेक, सम संख्या नहीं है। 3 से अंक जोड़ लेंगे, 5 से लास्ट में, 5 से भाग लेने का क्या नियम है, लास्ट में 0 रहना चाहिए। 7 का क्या नियम है, 7 का थोड़ा सा बड़ा नियम है, वो आप कमेंट करेंगे, आपको जरूरत होगी तो हम बताएंगे 7 का नियम, है ना। थोड़ा सा बताते हैं, यदि 6 अंक रिपीट करें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 से भाग जाएगा। 6 अंक यदि रिपीट करें तो क्या 2 ही रहेगा? नहीं, यदि हम 12 लिखें
यदि हम 6 बार कुछ भी लिख दें, 1 2 3 4 5 6, हम 6 बार 12 लिख दिए ना, इसमें 7 से भाग लगेगा। 6 बार यदि रिपीट कर दे कोई चीज तो उसमें 12 से भाग लगता है, ये नियम है। तो मैंने सब चेक किया तो 17 से जाके भाग लगा, 17 से भाग दिया तो इतना आया। कैसे मैंने भाग दिया देखिए, 17 चौके 68 है ना, तो 68 इसमें घटाए, 74 में 68 घटाए, 74 में इसको मिटाते हैं यहाँ पे, मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ किया। 74 में मैंने 68, मैंने फिर से यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। 17 चौके 68, जो 74 में हम 68 घटाए कितना आया, 6 आया। 14 में से 8 से 6 आया। फिर ये 2 हम यहाँ लिखे 62, ठीक। 17 तिया 51, कितना आ गया ये 1 1, फिर 9 यहाँ से आया 9, 17 7 19 ये हुआ 437, समझ गए। फिर इसमें 19 से भाग दिए, फिर 27 से भाग नहीं लग रहा था, इसलिए हम अब कौन संख्या से भाग लेगा ये चेक करेंगे। आप इसका अगला अभाज्य चेक करेंगे, मतलब 17 के बाद जो अगला अभाज्य है 19 से नहीं लगता तो फिर हम 23 चेक करते, 23 से नहीं लगता तो फिर इसका अगला अभाज्य से चेक करते। तो इसलिए मैंने 19 से भाग दिया तो 19 से भी लग गया। जैसे कि 43 है तो 19 दूना 38, तो मैंने 43 में 38 घटाया तो आया कितना, 5 आया। पहले 5 आया, फिर लास्ट में 7 7 में उठा दिया तो 19 दिया 57, तो 19 दिया ये 57। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 17 गुणा 19 गुना 23। इसमें तीनों क्या है, अभाज्य संख्या, इसीलिए इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्यों बोलते हैं इसे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या का गुणनखंड, है ना। भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना, समझ गए। तो ये हमारा सवाल पहला नंबर सारा खत्म हो गया। अब दूसरा सवाल है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं दूसरा सवाल देखता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला सवाल। दूसरा जो सवाल है इसमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, उसे प्रूव करके यहाँ पे दिखाना कि हाँ वो सत्य है। तो इसमें 3 सवाल है, मैंने तीनों को यहाँ पे अलग अलग बना दिया है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला संख्या है 26, दूसरा संख्या है 91। मैंने इसका गुणनखंड कर लिया यहाँ पे, 2 गुना 13 7 गुना 13। एचसीएफ क्या होता है आपको याद होगा, जो आधार मिले उसका कम पावर, तो सिर्फ 13 मिल रहा है उसका कम पावर, पावर दोनों का एक है इसलिए 13। एलसीएम जो मिले उसका अधिक पावर, जो मिले उसका अधिक पावर, और जो छूट गया वो 13 मिल रहा था अधिक पावर तो एक ही है, जो छूट गया 2 7 छूट रहा है तो उसे भी देना है। तो गुणा करने के बाद आता है 182। अब क्या करना है, एचसीएफ भी निकल गया एलसीएम निकल गया, तो अब दोनों संख्याओं को गुणा करना है, ये गुना बी। 26 गुना 91 मैंने कर दिया, ये आया 2366, ठीक है, इसको मैंने 1 मान लिया। फिर मैंने एचसीएफ एलसीएम गुणा कर दिया, 13 गुना 182, इसी भी जब गुणा किया तो ये हमारा आया 2366। तो 1 और 2 से क्या हो गया, ये भी 2366 ये भी 2366, इसका मतलब क्या हो गया, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 1 था 2 से क्या हो गया, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, प्रूफ हो गया। सेम यही प्रोसेस हर सवाल में है, ए माना बी माना, ए का गुणनखंड लिखा 510 का, तो 510 का क्या होगा, 17 गुना 10 कर सकते हैं इसको, है ना, सॉरी 51 गुना 10 कर सकते हैं। तो 51 को 17 दिया 51, और 10 के लिए हमने 2 गुना 5 लिखा। फिर 92 को 2 गुना 46 किया, क्योंकि यदि आप रफ में करते तो बहुत अच्छा, लेकिन हम लोग यहाँ पे रफ मैंने नहीं किया। 2 गुना 46, 46 को फिर मैंने 2 गुना 23 कर दिया, 2 पे 2 पावर और 23 पावर। ये आप प्रैक्टिस करें कि कैसे हम बिना रफ में किए यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो दोनों में अब देखिए, पहला यहाँ मेरा ये है, दूसरा मेरा यहाँ पे 92 का ये है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। 2 का कम पावर क्या है 1, इसलिए इसका एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम क्या हुआ, तो 2 का सबसे पहले अधिक पावर ले लेना है, यहाँ पे 2 का 2 पावर है, और हमारे पास 2 का यहाँ पे 2 पे 2 पावर, यहाँ हमारा 2 पे 2 पावर है, और फिर हमारा यहाँ पे 1 पावर, तो अधिक वो लिख लिए 2 का अधिक पावर, और जो छूट गया क्या, 3 5 13 छूट गया था, 3 5 13 लिखा, इसमें 23 लिखा, इसका सबसे पहले लिख लिए 2 छोड़ के 3 3 5 13, और इसमें जो छूटा था 23, तो वो तीनों इसमें आ गया। इसको गुना करने के बाद इसमें इतना आएगा। फिर क्या करेंगे, ऐसे जब निकल गया दोनों से गुना करेंगे, 510 गुना 92, ये आपका आएगा इतना। आप रफ में करेंगे, मैंने सब कैलकुलेशन करके किया है ताकि समय आप कम लगे। और फिर एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे तो 2 गुना 23 460, इसे भी गुना करेंगे इतना आएगा
तो 46 92 0, 46 92 0, तो क्या मिलता है ए गुना बी बराबर एस ए गुना एलसीएम। सेम यही प्रोसेस इसमें है। 337 का गुणनखंड किए, 3 2 पे 4 पावर गुना 3 गुना 7, गुणनखंड आपको अच्छे से आता होगा। फिर भी 54, तो मैंने 54 को इतना कर लिया, 27 गुना 54, 27 में 3 3 होता है, तो 3 पे 3 पावर गुना 2। एचसीएफ क्या हो गया, जो मिल आप महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता क्या, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है जो आधार मिले, आपसे ध्यान से सुनिए, जो आधार मिले उसका कम पावर, जो आधार मिले उसका कम पावर। और एलसीएम क्या होता है, जो आधार मिले उसका अधिक पावर और जो ना मिले वो भी। एलसीएम क्या है, जो आधार मिले उसका अधिक पावर और जो ना मिले वो भी, वो होता है एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे क्या लिखे हम, पहले 2 3 मिल रहा था, इसमें देखिए आप, एक यहाँ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 2 2 मिल रहा था, अधिक पावर क्या है 4 लिखा, 3 मिल रहा था, अधिक पावर क्या है 3 है, छूट क्या रहा है 7, 7 में लिखा। एलसीएम मेरा इतना आया, एचसीएफ मेरा 6 आया है ना। एचसीएफ 2 3 मिला था, 2 का कम पावर 2 और 3 का कम पावर 3, तो 3 गुना 6 हो गया। एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिल गया। अब दोनों संख्या को गुना कर दी तो 18 144 आया। एलसीएम एचसीएफ गुना करते हैं तो ये भी 18 144 आता है। इससे क्या मिलता है, ई गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये सारा सवाल ऐसे सेम प्रोसेस है, मैंने उदाहरण में भी आपको बताया था और यहाँ पर भी वही सवाल चाहिए, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, एक रोचक तथ्य यहाँ पे ये है जो पहले भी बताया गया है कि ये जो ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये 3 संख्याओं में लागू नहीं होता है ना। क्योंकि अगला जो सवाल है, तीसरा जो सवाल है, उसमें 3 3 संख्या दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। उसमें ये बताया नहीं गया कि ये प्रूफ प्रकृति है, चूंकि उसके लिए लागू नहीं होता है, इसीलिए उसमें नहीं गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ध्यान दीजिएगा तीनों सवाल में एचसीएफ जो होता है इसका आंसर छोटा आता है, ये आपको बहुत कम आएगा आगे चलकर जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे या फिर और भी कुछ करते हैं, तो ये बहुत कैलकुलेशन में आपको मदद करेगा। मैं आपको यहाँ जानकारी दे रहा हूँ, एचसीएफ का आंसर छोटा आता है और एलसीएम का आंसर बड़ा आता है। तीनों सवाल में देखिए, एचसीएफ आंसर 13, एलसीएम 182, बड़ा है कि नहीं। एचसीएफ का आंसर छोटा आता है, एलसीएम का आंसर बड़ा आता है। इसमें देखिए एचसीएफ 2, एलसीएम इतना बड़ा, तो एचसीएफ का आंसर छोटा, एलसीएम का बड़ा। एचसीएफ 6, एलसीएम इतना, समझ गए। एचसीएफ का आंसर छोटा आता है, छोटा संख्या आता है, एलसीएम का बड़ा, लेकिन नाम इसका क्या है, हाईएस्ट, सबसे बड़ा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका नाम है लोएस्ट, सबसे छोटा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम छोटा आंसर बड़ा, नाम बड़ा आंसर छोटा, समझ रहे ये चीज, तो इसे ध्यान से रखिएगा। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। एलसीएम एचसीएफ छोटी संख्या में हम लोग यहाँ समझते हैं। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ वो होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, दी गई संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिससे जिससे इस दोनों संख्या में भाग लगता है। एचसीएफ से भाग लगता है, एचसीएफ से भाग लगता है। एचसीएफ क्या होता है, दी गई संख्याओं का यदि जो एचसीएफ है उस एचसीएफ से दी गई संख्या में भाग लेगा, मतलब आपको जो संख्या दिया है निकालने के लिए उसमें एचसीएफ से भाग लगता है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है, एलसीएम क्या है, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या से भाग लगता है। आप समझ रहे हैं, एचसीएफ जो होता है एचसीएफ से भाग लगता है और एलसीएम में भाग लगता है, समझ पा रहे। मतलब ये जो उदाहरण यहाँ पे एचसीएफ 13 है, तो 13 से इस दोनों में भाग लगेगा, 13 7 91, 13 2 26 भाग लग रहा है। तो एचसीएफ से भाग लगता है और एलसीएम में भाग लगता है, भाग लगता है, या आगे आपको काम देगा, भाग एचसीएफ से भाग लगता है। इससे और में का अंतर समझिए, एचसीएफ से भाग लगता है, देखिए 13 7 91, 13 2 26, 13 से दोनों में भाग लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी आप दोनों में भाग लेंगे, 2 से भी लगेगा। ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है ना, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, जो कि 6 दोनों को विभाजित करता है। हालांकि इसमें 3 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, लेकिन 6 हमारा सबसे बड़ी संख्या है
जिससे इस दोनों में भाग जाए, और कोई बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती जो कि इस दोनों को विभाजित करे। तो एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या में भाग लगता है, दी गई संख्या से भाग लगता है। और एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है जिससे दी गई संख्या, इसमें ए से भाग लग जाएगा और बी से भी भाग लग जाएगा। 91 से आप 182 में भाग दीजिए तो ये 2 बार में कट जाएगा, और 26 से भी जब भाग देंगे तो भी ये पूरा भाग लग जाएगा। आप चेक करिए, कीजिए, देखिए एलसीएम में इस दोनों संख्या से भाग दीजिए, भाग लगेगा, है ना। इस फॉर्मूला में भी देखते हैं, यदि हम यहाँ पर ए निकालना हो तो बी से भाग देते हैं, तो बी से निश्चित कटता है। और यदि हमें ए निकालना हो, बी निकालना हो, तो हम लोग यहाँ ए से भाग देते हैं, तो भी वो निश्चित कटता है। यानी कि एचसीएफ से भाग लगता है और एलसीएम में भाग लगता है। आप इस चीज को समझेंगे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिखेंगे। हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है। 3 अंक दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहला अंक है, पहला सवाल है 3 का पहला, ए बराबर 12, बी 15, सी 21। गुणनखंड कर लिए हम लोग। 4 तिया 12, 2 पे 2 पावर, ये 15, 3 बचे 15, 3 सत्ते 21। एचसीएफ क्या, जो तीनों में मिले तो सिर्फ 2 ही मिल रहा है और तीनों पावर सेम है, इसलिए वही हो जाएगा 3 एचसीएफ। एलसीएम जो मिल रहा है उसका अधिक पावर, तो 3 मिल रहा है, 3 का अधिक पावर 1 ही है, और जो छूट गया यहाँ पे ये छूट गया, यहाँ ये छूट गया और यहाँ पे ये छूट गया। जो छूट जाता है एलसीएम में सारा लिख देते हैं। 3 गुना 2 पे 2, 2 पे 2 पावर, 3 नहीं, 2 पे 2 पावर और 5 और 7, फिर इसको गुना कर लेंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने गुना यहाँ पे गलती कर दिया, ये 4 हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 3 60, 6 सत्ते 42, इतना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये गुना थोड़ा सा गलती हो गया, 5 चौके 20, इतना ही हो गया एलसीएम। फिर दूसरे का 17 बी और सी, 17, 23, 29। किसी का तीनों भाज्य संख्या है, 17, 23, 29 तीनों भाज्य संख्या, इसमें सिर्फ एक और उतना से ही भाग लगता है और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो 17 का इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं है तो एक कॉमन है, कुछ नहीं तो सब में गुना 1 हम कर सकते हैं, तो कुछ नहीं तो एक कॉमन है, इसलिए एचसीएफ 1। एलसीएम में जो कॉमन मिले, एक मिले कॉमन, और बाकी सब तो सब गुना कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 11 39 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल। तीसरा क्या है, 8 है, 9 है, 25 है। 8 का गुणनखंड 2 पे 3 पावर, 9 का 3 पे 2 पावर और 5 का 2 पावर। तीनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन का मतलब एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप समझदार हैं, आप समझ लेंगे इसे, है ना। तो एचसीएफ 1, एलसीएम क्या हो गया, ये गुना ये गुना ये, कुछ नहीं मिला तो सारा हो गया, तो ये हो गया 8, ये 9, ये तो 25, 8 200, 200 गुना 9 तो 1800, ये हो गया। फिर हमारा चौथा सवाल है, दिया गया है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 बराबर 9। एचसीएफ क्या हुआ, एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एचसीएफ लिखने का मैंने बताया था तरीका क्या होता है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है और उसका एचसीएफ ये है, तो एलसीएम निकालना है, पहली दूसरी संख्या का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार जानते हैं। तो इसमें हम ए बराबर ये मान पुट कर दिए, बी बराबर ये मान पुट कर दिए। एचसीएफ का मान हमें पता था 9, एलसीएम को लिख दिए। अब एलसीएम क्या 9 से इधर लेते आए, भाग हो गया, अब पूरा पलट दिए, ये पूरा उधर और एलसीएम इधर, तो 9 से कटाए, 9 से 63, 6 पर 3, 2 बचा, 2 पर 7 27, तो 9 3 27, अब 3 100 73, तो 22 33 8, 22 33 33 है 8, आंसर का है। तो ये हमारा चौथा सवाल भी हो गया। अब सिर्फ 2 सवाल बचे हैं, आइए हम लोग 2 सवाल बचे, तब तक आप इसे लिख लीजिए। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 2 गुना 1 प्लस 5। सॉरी, इससे पहले एक और सवाल है, 5वां सवाल हम पढ़ रहे हैं। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, क्या इसका इकाई में 0 है। तो याद कीजिए पहला जो एग्जांपल हम लोग किए थे इधर, सेम वही सवाल है ना, वहाँ 4 टू द पावर n था, यहाँ पे 6 टू द पावर n है। हमारा सवाल नंबर है ये 5 नंबर सवाल है।
5 नंबर सवाल। तो मान लीजिए, माना a बराबर 6 टू द पावर n, जहां n क्या है, n प्राकृत संख्या है। समझ गए? जहां n प्राकृत, आप समझ लेंगे कि संख्या में लिखा है, अच्छा से लिख देता हूं, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो n के किसी मान के लिए आप बारी बारी से पुट करके देखिए। तो यहाँ आप थोड़ा सा इसको दिखाते हैं, ए बराबर हम क्या कर सकते हैं इसी को, और तो 2 गुना 3 कर सकते हैं, ऐसे इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दोनों में पावर आ गया। तो आपको मैंने बताया था कि 0 का बता लास्ट में, जब 2 और 5 का गुणनखंड उसमें रहे तब 0 आएगा, तब ये 5 2 5 10। तो n के किसी भी मान के लिए इसमें 2 और 3 ही आ सकता है। n के किसी भी मान के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 ही आ सकता है, 5 आने की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए n के किसी भी मान के लिए इसका वैल्यू 0% नहीं होगा, यानी इकाई अंक 0 नहीं होगा। आप समझ गए? तो इसमें लिखना क्या है, थोड़ा जांच करके देख सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम दोनों कर देते हैं। जब n बराबर 1, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रखते हैं 1 गुना 3 की पावर 1 बराबर 6, n बराबर 2 देते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे 2 पावर 3 पे 2 पावर, तो ये 4 ये 9 चौके 36, n पे 3 पावर, ये पे क्या पावर, 2 पे 3 और 3 पे 9, तो 216। चूंकि ये 6 पे 3 पावर आप यहाँ रखे या यहाँ रखे, मत कोई दिक्कत नहीं, 6 पे 3 पावर, तो 6 गुना 6 36, और गुना 6 36 का 6 बाकी 3 6 18 3 21। तो ये किसी भी मान के लिए आपका 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते आता है n के किसी भी मान के लिए 0 नहीं आएगा। एक तो ये तरीका चेक करके, है ना। यहाँ पे दूसरा लिख सकते हैं, यहाँ n के किसी भी मान के लिए इकाई अंक 0 नहीं होगा। किसी मान के लिए इकाई अंक हमारा 0 नहीं होगा। आप देख सकते हैं, जब तक 2 और 5 नहीं आएगा, जब तक 2 और 5 नहीं आया था हमारा गुणनखंड में, तब तक 0 नहीं आता है। तो यहाँ हमारा सिर्फ 2 3 ही आ सकता है, इसीलिए n के किसी भी मान के लिए इसके इकाई अंक 0 नहीं आएगा। आप समझ गए? तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। ये आप दिखा सकते हैं, बाकी ये लाइन लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5वां सवाल हो गया। चलते हैं तो छठा सवाल। छठा सवाल क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि जो दी गई संख्या है दोनों भाज्य संख्या है और क्यों है। देखिए पहला क्या है, हम मान लेते हैं, माना a बराबर है 7 गुना 11, 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस यहाँ 13, ध्यान रखिएगा प्लस 13, किताब आप लोगों के पास होनी चाहिए। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। चलिए क्या कर सकते हैं इसको, तो 13 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, प्लस में है तो 7 गुना 11 और गुना 1 तो नहीं अब लिखना चाहिए, प्लस 1, है ना। तो ये हो गया 13, ये कर सकते 77 प्लस 1, तो 13 गुना 78, और हम जानते हैं 13 13 छक 78 होता है, 13 छक 78, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 और इसको 13, है ना। थोड़ा सजाना है तो आप सजा सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13, 2 पावर दीजिए या 13 2 बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो संख्या हमारा दिया गया था, ये 3 अभाज्य गुणनखंड और एक प्लस के रूप में, इसको मैंने कैसा लिख दिया, अभाज्य संख्या का गुणनखंड। कैसा लिख दिया, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो मेरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो मेरा जितना अंक का एक संख्या आएगा वो हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। समझ गए? यहाँ पे लिख देना है, अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से
ए एक भाज्य संख्या है। समझ गए? क्योंकि अंगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, अब ये प्रमेय मैंने लिखा है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है तो आप इसे समझें, इसलिए मैं बात जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ उसे बोल रहा हूँ, तो आप इसे सुनकर भी लिख सकते हैं ना। अतः अंगणित के आधारभूत प्रमेय से ए एक भाज्य संख्या है ना, क्योंकि भाज्य संख्याओं को ही अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये जो है ये दिया गया ये एक भाज्य संख्या है। दूसरा भी ऐसा ही सवाल है, तो हम दूसरा भी आपको बना के दिखाते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे, है ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटा रहा हूँ इसे इधर। ये 6 का पहला था, अब मैं 6 का दूसरा बनाता हूँ, सेम यही प्रोसेस है। उसमें क्या था, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 2, हालांकि ये 2 मान नहीं दिया हुआ है, 1 2, फिर मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ। माना ए बराबर क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है 7 लेकर 1 तक कर दिया गुना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या है इसमें, प्लस है 5, प्लस 5, तो आप प्लस 5 है तो 5 ही कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, एक को छोड़ देते हैं, एक गुना क्या लिखना है, सॉरी 5 तो यहाँ पे ले ही दिए तो बचा क्या, 5 तो नहीं बचेगा ना, तो ये 5 हो गया। चलिए थोड़ा सा गुना के लिए देखिए तो क्या होता है, 4 3 12 गुना 24, 4 3 12 गुना 24 और 7 42, तो 42 गुना 24 है ना, 7 42, 7 42, 4 3 12 गुना 24, तो ये क्या होता है 4 गुना 8, 4 चौके 16, 2 गुना 4, 4 गुना 8, तो 8 6 10 के बदले 8 1 9 1 10, इतना और इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 5 1009 हो गया, है ना। अब 1009 जो मेरा भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा, 1009 हमारा भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो इसे आप चेक कर लेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पे चेक करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके मैं इसे चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैंने इसे चेक तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको कॉमन सेंस दे रहा हूँ यहाँ पे कि यदि मान लीजिए अभाज्य संख्या है या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि चेक करने में समय भी लगता है, तो एक मेरा अभाज्य संख्या, यदि ये भाज्य संख्या है तो दो बार संख्या में कुछ x गुना y में आएगा, 3 संख्या में इससे भाग लगेगा तो z भी आ जाएगा इसमें, तो इस तरह का आएगा, तो वो जो भी संख्या होगा वो हमारा अभाज्य संख्या होगा। तो क्या होगा, इस संख्या को हम कैसे लिख दें, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिए। यदि मेरा ये अभाज्य है तब तो यहीं तक क्लियर है, यदि ये नहीं है तो इसमें कुछ गुणा के रूप में 1 2 संख्या आएगा, तो आप वो चेक कर लेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे और नीचे यही लिख देंगे। अतः अंगणित के आधारभूत परिमेय से ये क्या है, यही चीज जो आप यहाँ पे लिखें इसी चीज को आप यहाँ पर लिख देंगे हो, तो ये हमारा हो गया कि ये मेरा जो है भाज्य संख्या, यही कारण है। तो समझ गए आप, यदि ये अभाज्य संख्या है तो यही सवाल क्लियर खत्म हो गया, यदि ये नहीं है तो जिससे भाग लग रहा है तो भाग देके यहाँ पे दो वो चीज गुना के रूप में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए हम अगले सवाल और लास्ट सवाल जो 7वां सवाल है उसकी ओर चलते हैं। क्या है सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो एक ही स्थान से एक ही समय प्रारंभ करते हैं, तो पुनः वो कितने समय के बाद मिलेंगे। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को हम मिटाते हैं। सवाल नंबर, ये हमारा अंतिम है 7वां सवाल, है ना। तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, यहाँ हमें एलसीएम निकालना है, ए बराबर 18 और बी बराबर 12, एलसीएम हमें निकालना है, तो गुणनखंड क्या लिख देंगे, तो 2 गुना 3 गुना 3 और 2 गुना 2 गुना 3, तो जो मिल रहा है एलसीएम में क्या है, जो 2 पे ऐसे लिख देंगे, 2 पे 2 और 3,
तो एलसीएम मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मिले उसका अधिक पावर, 2 मिले 3 मिला, तो ये हो गया 4 गुना 9 बराबर 36 हमारा हो जाएगा आंसर। आपको तो अजूबा लगता होगा कि 36 में तो निकाल दिया सही आंसर, क्यों हम एलसीएम निकालें, सॉरी क्यों हम एलसीएम निकालें, आपका प्रश्न होना चाहिए यहाँ पे, क्यों हम एलसीएम निकालें। तो यदि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप जानने के उत्सुक हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे क्यों हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मैदान है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है सोनिया और रवि, ठीक है। सोनिया हमारा है 18 मिनट और रवि हमारा 12 मिनट में एक चक्कर लगा देता है, ठीक है। तो मान लीजिए रवि जो है फास्ट दौड़ता है और सोनिया धीरे दौड़ती है। तो जब समय शुरू होगा, तो जब 12 मिनट होगा तो रवि क्या करेगा, एक चक्कर लगा लेगा, पहला 12 मिनट एक चक्कर पूरा। लेकिन क्या सोनिया चक्कर पूरा कर पाएगी, नहीं। सोनिया कहाँ रहेगी, तो सोनिया रहेगी यहाँ के आसपास रहेगी लगभग, है ना। सोनिया लगभग यहाँ पे रहेगी। और जब ये 18 मिनट होगा, है ना, जहाँ पे मानते हैं यहाँ पे रहे, सोनिया यहाँ पे रहेगी। ये पहला चक्कर में रवि यहाँ पे और सोनिया, सॉरी रवि यहाँ पे और सोनिया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर दूसरा चक्कर, पहला 12 मिनट हो गया, फिर दूसरा 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा, फिर रवि यहाँ, और हो सकता है ये 12 मिनट में, चूंकि ये 12 मिनट में यहाँ और ये 12 मिनट में यहीं पे, तो 12 में 24, ये कहाँ जाएगा, ये 24, अगला अगला फिर 12 मिनट लेते हैं, तो 12 मिनट यहाँ है 24, तो यानी कि 6 मिनट में तो यहाँ पहुंचेगा, 12 6 18, और 6 मिनट में थोड़ा सा इधर हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए सोनिया दूसरा चक्कर में, दूसरा 12 मिनट में। पहला 12 मिनट में एक चक्कर लगाया, सोनिया यहाँ था, दूसरा 12 मिनट में ये फिर एक चक्कर लगाया और ये यहाँ आ गया। अब अगला 12 मिनट में क्या हुआ, ये फिर एक चक्कर लगाएगा, ये तो रवि है ना, ये तो रवि है, हर बार चक्कर लगा 12 मिनट में। लेकिन अभी जो 12 मिनट होगा, तो चूंकि जब 12 मिनट में यहाँ था, 12 6 18 यहाँ आ गया और 6 यहाँ पे चल चुका है, 6 मिनट यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब इसको 12 मिनट यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, तो ये जो अगला 12 मिनट है यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। यानी कि रवि जो है 36 मिनट में 3 चक्कर लगाएगा, जबकि सोनिया 36 मिनट में सिर्फ 2 ही चक्कर लगा पाएगी। तो दोनों का चक्कर यहाँ पे तीसरा 36 मिनट में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। रवि 3 चक्कर लगा लेगा, 3 चक्कर पूरा करेगा, और सोनिया 2 चक्कर पूरा करेगा। तो वो जो मेरा संख्या है 36 आंसर, हमें ये कभी ना ऐसा नहीं हो सकता है कि 18 और 12 से कम आंसर आए। जब भी आंसर लाना पड़ेगा बड़ा आंसर लाना पड़ेगा, जब भी आंसर लाना पड़ेगा यहाँ पे बड़ा आंसर। तो हम आपको पहले ही बताए थे, छोटा आंसर लाने के लिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और बड़ा आंसर लाने के लिए एलसीएम निकालते हैं। ये भी ठीक आपका यहाँ काम करेगा, बड़ा के लिए आंसर के लिए एचसीएफ और छोटा के लिए एलसीएम। तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस है कि यहाँ पे निश्चित है कि 18 मिनट के बाद ही मिलेगा, यानी बड़ा आंसर लाना है, तो बड़ा आंसर के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो आप समझ गए, तो ये सवाल का कॉन्सेप्ट यही था। तो बस आज इतना ही, ये अध्याय खत्म हो चुका है। इसे आप अच्छे से बनाएं, जहाँ पर डाउट हुआ होगा जरूर निश्चित क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे और परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है, जिसमें कि √3 को सिद्ध करना होता है कि परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, क्योंकि किस टाइम वीडियो आ जाएगा, क्योंकि नेट का दिक्कत रहता है, इसलिए वीडियो कब आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें अपने, ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूँ, और आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। कोरोना का समय चल रहा है तो घर में ही रहिए, मेरे साथ बने रहिए, हम आपको एक अच्छी क्वालिटी का शिक्षा देंगे, है ना। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि हम साइंस का भी स्टार्ट करना, बहुत जल्द ही हम साइंस का भी वीडियो डालने वाले हैं। तो बस आप बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।